कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको आज हो गई 11 दिसंबर और आज के दिन मनाया जाता है यूनिसेफ का फाउंडेशन डे। अब यूनिसेफ का एक फाउंडेशन डे है तो कोई स्पेशली इसको सेलिब्रेट नहीं करा जाता किसी एक पर्टिकुलर अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो यूनिसेफ फाउंडेशन डे में हम उसकी थीम के बारे में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट जो उसकी टैगलाइन है वो है फॉर एवरी चाइल्ड। क्योंकि यूनिसेफ हम नॉर्मली हमें ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी एक धारणा है कि दुनिया में अगर कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो वो इंडिया वाले ही करता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बाहर के लोग जो है वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का ये जो फोरम है बहुत ज़्यादा अमेजिंगली काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ डिप्राइव्ड किड्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन और सर्वाइवल और फूड। तो इन सब के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसी की टैगलाइन है फॉर एवरी चाइल्ड और इसी का ही फाउंडेशन डे हम आज मनाते हैं। 1948 में ये संस्था शुरू हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन में सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर 2024 की। पेयर की फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन रिसर्च। इससे मेरे को हमेशा, क्योंकि 4-5 बार स्कीम पढ़ ली और ये अभी रिसेंटली आई है, मुझे भी नहीं आती, बट 4-5 बार पढ़ने के बाद ये मेरे को इससे इतना तो आइडिया है कि ये जो है ये कॉलेजेस के लिए है, हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए है। क्योंकि अब उनमें उनके लिए है तो इससे मेरे को इसके फुल फॉर्म में किस तरीके से याद हो पाएगा, क्योंकि इसमें हम जो हायर इंस्टीट्यूशन है उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो पी स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप। और नए नए इंस्टीट्यूट्स में जो हायर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है? इनोवेशन होती है, उस पर रिसर्च होता है। तो आई और आर की फॉर्म हमें पता चल गई, इनोवेशन रिसर्च, और उसको एक्सेलरेट करना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको, कोई नहीं कह रहा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कोई भी चीज़, अगर आपको उसका आइडिया पता है वो भी बहुत है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2024 के बारे में, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028-29 तक। इसके अंदर 62,500 किलोमीटर्स का ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई, जिसका बजट है 70,125 करोड़ रुपीज़। फिर बात करते हैं मिशन मौसम के बारे में। ये भी अभी लॉन्च हुआ और ये 2 सालों के लिए ही हुआ है। इसका जो आउटले है वो 2,000 करोड़ रुपीज़ है और बेसिकली मौसम के बारे में जानकारी बताएगा, जैसे कि आपको पता है। बेसिकली उसके लिए ताकि लोग प्रिपेयर्ड रहें, अगर कोई आपदा आ जाती है या फिर अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब चीज़ें, तो उन सब के लिए बंदा प्रिपेयर्ड रहे तो बहुत सही रहता है ना। आप ऑलरेडी प्रिकॉशन आपके पास होती है कि आप क्या कर सकते हैं, इधर टू टैकल और टू अवॉइड दैट सिचुएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए, जिसके अंदर 38,000 ई बसेस के अंदर इसको ये लॉन्च किया जाएगा 25 से 29 के बीच में। और इसका जो ये मैकेनिज्म है ये 12 साल तक ऑपरेशनल रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम ई ड्राइव के बारे में। ई ड्राइव, ई इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन in vehicle enhancement, something like that. Let me check. Electric drive revolution in vehicle enhancement, हाँ सही थी। तो मैं तुक्का लगा रहा था बट एक्चुअली सही बैठ गई। 2024 में लॉन्च की गई, इसी साल 2 सालों के लिए है। ये भी तो ये भी और मिशन मौसम दोनों के दोनों 2 सालों के लिए लॉन्च की गई। इसका जो बजट है वो है 10,900 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं न्यूज़ एंड नटशेल के बारे में। तो अमेजोन ने अपना जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो रेस कर लिया है और वो हो गया। पहले क्या था, वो सिर्फ $20 बिलियन था 2025 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर तक उनको $20 बिलियन अचीव करना था। बट अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, 2030 तक अचीव करेंगे, बट 20 की जगह $80 बिलियन करेंगे। तो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज अगर अमेजोन जैसा एक ह्यूज ब्रांड जिसकी ग्लोबल बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, अगर वो इंडिया के अंदर, ओके कॉलर मेरा अंदर ही लग रहा है, 1 मिनट कॉलर बाहर निकला, अच्छा लग रहा है, या फिर दोनों अंदर ही रहूँ, चलो ठीक है, दिस इज बेटर। अमेजोन जैसा एक बड़ा ब्रांड जो जिसकी इतनी ज़्यादा ग्लोबल प्रेजेंस है, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है और इंडिया से एक्सपोर्ट बाहर करने की बात कर रहा है, वो भी विद सच अ ह्यूज टारगेट ऑफ $80 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2030। तो आप, अच्छा आप मुझे बताना, मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा है, 2030 तक हमारा एक टारगेट है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को किस लेवल तक रीच करना है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि अमेजोन कितना ज़्यादा एक अहम रोल निभाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अपॉइंट कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब जैसे आज हो गया 11 दिसंबर, टुडे इज़ द फर्स्ट डे जब आरबीआई के नए गवर्नर अपना चार्ज लेंगे, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा सर, जो कि पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। अब रेवेन्यू सेक्रेटरी की अगर पोस्ट खाली हो चुकी है तो वहाँ पर किसी को अपॉइंट करना है। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ सर, अब उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटेरिएट का। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। इसके अलावा इकोलॉजिस्ट एक हैं माधव गडगिल जी, उनको यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर मिला है, जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। और गडगिल जी के बारे में बात करी जाए तो गडगिल कमेटी की बात करते हैं, जो कि ये इकोलॉजी से रिलेटेड है, बट इसके अलावा एक फाइनेंस सेक्टर से भी गडगिल कमेटी इंपॉर्टेंट है, वो लीड बैंक स्कीम से रिलेटेड है। कल हमने बात करी थी कि जेवर एयरपोर्ट में जो एसबीआई है वो लीड बैंक है, बट थैंकफुली उस टाइम मेरे को लग रहा था कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रेड अराउंड द न्यूज़।
लीड बैंक स्कीम के बारे में मुझे वो नहीं पता था, बट यहाँ पर उसकी सेंस बन भी नहीं रही थी। तो फिर कल मैंने कुछ लोग सर से बात करी थी रात को, तो उन्होंने मेरे को बताया कि दोनों अलग अलग स्कीम है, जो कि आज सर ने एक्सप्लेन भी करा। तो वी वर ऑन द राइट ट्रैक कि हाँ भाई, एक जब बहुत सारे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन मिलता है और उसके बाद एक उसका लीडर बनता है लोन का, जो सुपरवाइज करता है, दैट वाज प्रीटी जिस्ट अबाउट दैट। तो वो लीड बैंक होता है। लेकिन लीड बैंक स्कीम क्या थी, 1969 में गडगिल कमेटी बैठी थी, जिसने ये सोचा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी ज़्यादा बढ़ाना है रूरल एरियाज़ में और बैकवर्ड क्लासेस में, बैकवर्ड एरियाज़ में, ताकि वो भी लोग फाइनेंशियली इंक्लूड हो पाए, उनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना ना करना पड़े कि वो साहूकार के पास जा रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर से वो लोन्स ले रहे हैं। तो इन सब की हेल्प करने के लिए ही ये गडगिल कमेटी बनाई थी, और उन्होंने लीड बैंक स्कीम दी थी कि एक एरिया में अगर कोई भी एक बैंक बहुत अच्छी तरह सर्व कर रहा है, तो वो उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो उस एरिया को डेवलप करे। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो फिर मुझे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा था कि यार वो लीड बैंक होता है अगर वो एक एरिया में डेवलप कर रहा है, बट यहाँ पर तो वो अपने आप को बड़ा प्राउड बता रहा है इसलिए कि बिंग अ प्राउड लीड बैंक फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को किसी और ने फाइनेंस करा हो, बट वो उस एरिया का लीड बैंक हो एसबीआई। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा था। तो फिर इसलिए ही ये चीज़ मैंने आज क्लियर भी करवाई थी सर से क्लास में। तो दैट वॉज वेरी मच अबाउट इट। गडगिल कमेटी कमिंग फ्रॉम इकोलॉजी के लिए जिनको हाईएस्ट ऑनर मिला है यूएन की तरफ से, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, माधव गडगिल सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई थी। इसके अंदर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हैं। इसका जो बजट है 1765 करोड़ रुपीज़ है। इसकी बेसिकली ये है इच्छा कि हॉर्टिकल्चर को इन्हेंस करा जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या मिशन है वो भी देख लेते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी 2-4 दिन पहले ही बात कर चुके हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा डिजिटल होगा उतना ज़्यादा टाइम एफिशिएंट कोई भी एक्सरसाइज हो पाएगी हमारी डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और बहुत ईज भी मिल पाएगा हर एक फार्मर को या हर एक उस इंसान को जो एक स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड। हो सकता है कि वो प्रोवाइडर हो कोई सर्विस का, या फिर कोई बेनिफिशियरी हो उस सर्विस का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्री स्टैक के बारे में बात करेंगे। एग्री स्टैक जो है, जैसे हमारे पास डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक डिजी स्टैक है हमारे पास, कि उसमें बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें आती है। उसी तरीके से एग्री स्टैक भी है। एग्री स्टैक के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें आती है कि फार्मर्स रजिस्ट्री, सारे फार्मर्स को रजिस्टर करना है, तो एक तो ये फार्मर्स रजिस्ट्री हो गई। फिर आ गया जियो रेफरेंस विलेज मैप्स। जियो रेफरेंसिंग के बारे में आपको पता होगा, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले जियो स्पेशल के बारे में आपको बात करा था। ये जियो स्पेशल चीज़ें क्या होती है, जो भी आपके जोग्राफी में, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के टच में होती है। कोई भी वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, या फिर उसके अलावा इवेंट्स भी जो हो रहे होते हैं, वो उन सबके रिलेशन में होता है। सो जियो रेफरेंस विलेज मैपिंग। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो क्रॉप जोन रजिस्ट्री। क्रॉप सोन मतलब उगे जो क्रॉप्स हैं उनकी रजिस्ट्री। तो इन सब चीज़ों को जब रजिस्टर कर दोगे तो वो क्या हो गया, आपने फार्मिंग को एक तरीके से डिजिटल कर लिया, एंड दैट इज़ वाई एग्री स्टैक इज देयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो एग्रीकल्चर में आप डायरेक्ट अगर फार्मिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको फंड नहीं मिलेगा, बट अगर आप उसको एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप फंड सीख कर रहे हो तो आपको इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसके लिए फंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैक्टर्स बना रहे हो, वेयर हाउस बना रहे हो, या फिर फर्टिलाइजर की कोई कंपनी बना रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जो डायरेक्टली आप फार्मिंग नहीं कर रहे हो, बट वो उसको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 2020 में क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स। बहुत सारे अभी हमें जो एडिबल ऑयल्स है वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, तो इसलिए ही ये मिशन चालू करा गया था, और इसमें ये ऑयल सीड का हमें प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, जीरो बजट फार्मिंग। जीरो बजट फार्मिंग नाम से ऐसा लगता है कि फार्मिंग के लिए कोई बजट ही नहीं दिया जाएगा, उसके लिए बजट ही जीरो है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इसके लिए कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हो तो आपका बजट जीरो हो तो भी आप फार्मिंग कर सकते हो प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से। उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है। इसके लिए जो बजट है वो है 2481 करोड़। थोड़ा इरोनिक है, आई नो, बट किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ वही नहीं कि आप उसको एक ही फैक्टर पे जज करो। तो कमिंग टू सम अदर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू डिजिटल एग्रीकल्चर, तो उसमें आता है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सर्वे, जिसमें हमें देखते हैं कि वेदर की वजह से या किसी भी तरीके की वजह से जो हमारे क्रॉप्स है उसमें कोई कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, वो उसकी हेल्थ कैसी है। तो इन सब चीज़ों को एआई और मशीन लर्निंग की तरफ से उसको हेल्प कर जाती है थ्रू नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सर्वे।
इसके अलावा हमारे पास एग्रीश्योर है, अगर किसी स्टार्टअप्स को अगर फंडिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए हमारे पास एग्रीश्योर करके स्कीम है। कृषि निवेश पोर्टल है, निवेश मतलब होता है अपने आप में इन्वेस्टिंग, तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास कृषि निवेश पोर्टल है। इसके अलावा हमारे पास एक AI का एक चैटबॉट भी है कृषि ई मित्र नाम से, किसान ई मित्र नाम से। हमने ITC के बारे में बात करा था, जो इंडियन टबैको कंपनी है, वो भी हमारे एग्रीकल्चर के साथ बहुत ही क्लोजली काम करना चाहती थी और बहुत सारे FPOs के साथ वो मिलना चाहती थी, ताकि उसका जो अपना ITC मार्स करके एक प्लेटफॉर्म है उसमें वो फार्मर्स को इंक्लूड कर पाए, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस एक पोर्टल है, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बट फार्मर्स आर नॉट दैट मच टेक सेवी, तो इसलिए उनके लिए एक और एक चैटबॉट बनाया गया था कृषि ई मित्र करके। यहाँ पर जो बात करें किसान ई मित्र की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक असिस्टेंट है, ये भी एक असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट्स हैं दोनों, ताकि हिंदी में भी अगर कोई बात करे और सिर्फ बात ही करे, टाइप ही करने की जरूरत ना पड़े, तो भी फार्मर्स को सब चीज़ें समझ आ सकती है। जो यहाँ पे किसान ई मित्र की बात करी गई है, वो किसान सम्मान निधि में भी अगर उनको कोई डाउट्स है किसानों को, तो वो भी उन सबके आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड CNR IRPI इटली। तो इटली की एक संस्था है, उसके साथ जो हमारा जो GSI है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने एक MOU साइन किया है ताकि लैंडस्लाइड के लिए प्रोटेक्शन और उसकी हम प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। इटली के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष वीज़ा के बारे में। आयुष वीज़ा जो है वो फॉरेनर्स को दिया जाएगा अगर वो इंडिया में ट्रीटमेंट सीख करना चाहते हैं अंडर आयुष। तो बट ये जो आयुष वीज़ा है ये सिर्फ उन्हीं को ही नहीं मिला जाएगा, उनके साथ अगर कोई अटेंडेंट आ रहा है तो उनको भी वो मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बीमार बंदा खुद तो कैसे ट्रैवल कर पाएगा, वो भी दूसरे देश में जा रहा है। आयुष के बहुत ही प्रसिद्ध हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, एंड दैट इज़ वाई दी इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दो चार चीज़ें बस ये ऐसी मैंने सोचा बता दूँ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM पोषण के बारे में। PM पोषण जो है वो 2021-22 से अब एक्सटेंड करेगा गया 2025-26 तक। उसका जो बजट है वो है 54,061 करोड़, ओके नहीं 54,061 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा एक इसका बजट है। PM पोषण की अगर बात करी जाए तो इसका पीछे PM पोषण की जो फुल फॉर्म है वो है पोषण शक्ति निर्माण। बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम होती है, आप सबको पता है इसके बारे में। अगर वो पोषण शक्ति निर्माण में पोषण की अगर बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। पूरी तरीके से बच्चों की न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा इसमें। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी क्या हमारा GDP जो कि लो चल रहा है और हमारा जो अभी इन्फ्लेशन है वो भी हाई चल रहा है, और ये सब जो चीज़ें दीज रिक्वायर फंडिंग, तो इस वजह से जो अभी हमारा गवर्नमेंट का डेफिसिट इस चक्कर में बढ़ जाएगा, बिकॉज ये रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उनको रीइंबर्स भी तो कहीं से करना पड़ेगा ना, उसको हमें कॉम्बैट भी तो कहीं से करना पड़ेगा, काउंटर भी करना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा बढ़ रहे तो हमारा रेवेन्यू इनकम भी तो बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। रेवेन्यू रिसीट्स जो वो भी तो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, बट वो हो ही नहीं रही, क्योंकि GDP ही नहीं ग्रो हो पा रही है, GDP की स्पीड कम हो चुकी है, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, जिसके चलते ही अभी एक तो RBI गवर्नर भी हमारे चेंज हो गए हैं, फिर हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी भी अब चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, हमारा बजट भी अभी आने वाला है। वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर Q3 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो थोड़ा धैर्य हमें बना के रखना पड़ेगा और बहुत ही काम केयरफुली और पेशेंटली हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को की बात करेंगे। यूनेस्को ने सिलेक्ट कर लिया है अवधेश्वरर टेम्पल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस एज अ पर्सन टू pronounce these names very correctly or try to pronounce them as correctly as you can, क्योंकि ये दो चीज़ें हेल्प करती है। एक तो आपको एक अपने कल्चर्स के साथ टच में भी रखते हैं, दूसरी थिंग अगर आपको स्पीच की प्रॉब्लम आता है इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि व्हेन आई स्टार्टेड दीज वीडियोज़ तो कई बार मैं बीच में अटकता था, अभी भी अटकता हूँ, बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड। एंड वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, एटलीस्ट प्रैक्टिस मेक्स यू ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो दैट इज़ माई होल पॉइंट कि अगर आपको ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको 3-4 बार बोलिए और बहुत अच्छा लगेगा व्हेन यू विल बी फाइनली एबल टू स्पीक सच अ वर्ड जो बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक इंग्लिश डिक्शनरी का लॉन्गेस्ट वर्ड है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। अब ये मैंने एक रैप सॉन्ग में सुना था, और दूसरा रैप एक और रैपर था जो इसको डिस कर रहा था, वो बंदा एक अपने लाइव परफॉर्मेंस में ये वर्ड बोल ही नहीं पाया था, बट और वो भी ग्रेट एक रैपर है ऑफ कोर्स डेफिनेटली। तो बट आई एम एबल टू स्पीक दैट एवरी सिंगल टाइम, बट वो कैसे, वो प्रैक्टिस के साथ। तो आपको भी करेंगे, मे भी अच्छा लगेगा, जस्ट माई व्यू। यूनेस्को हैज सिलेक्टेड अवधेश्वरर टेम्पल इन तुकटची थनाजुर डिस्ट्रिक्ट।
थंजावुर, ओके। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं नहीं प्रैक्टिस कर पाया था। थंजावुर, ओके, थंजावुर। अभी कर लेते हैं। थंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु फॉर द अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर 2023। इसके अलावा आपको याद होगा एक पहले और एक टाटा जो एक म्यूज़ियम था जो टाटा उसको क्या कहते हैं मैनेज कर रहा था, उसको भी एक बहुत यही सेम अवार्ड मिला था, क्योंकि बहुत ही हेरिटेज के साथ कनेक्टेड होती है चीज़ें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट अवर हेरिटेज एंड कल्चर। बट व्हाट सरप्राइजेस मी द मोस्ट इज दैट कि अगर ये सुंदर था, बहुत अच्छा है, तो इसको पहले क्यों नहीं मिला? मतलब यार इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें, आप सबको एक साथ अवार्ड नहीं दे सकते हो, एक एक करके ही देना पड़ेगा। लेकिन वही आपको लगेगा अरे यार ये भी तो चीज़ है, ये तो आंखों में गई नहीं, ये तो बहुत बड़ी सुंदर है। तो उसमें ऐसी सोच रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये 1300 साल पुराना एक ओल्ड टेम्पल है जिसको रिसीव हुआ है ये रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल का एक एआई है जिसका नाम है जेनकास्ट फॉर वेदर फोरकास्टिंग। अब ये जो चीज़ है, बहुत सारे एआई बॉट्स निकलते रहते हैं, अब किस किस के बारे में क्या, बट इससे आपको एक आइडिया रहेगा अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि गूगल ने एक जेनकास्ट नाम का एक एआई बॉट निकाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाता है आउट ऑफ व्यू, सो यू शुड नो अबाउट दिस। और वैसे ही पता भी चलना चाहिए बिकॉज गूगल इज समथिंग दैट यू यूज़ एवरी डे। लाइक अगर आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो तो जेमिनाई जो है वो ऑलरेडी अपने ऑटो जनरेटेड आपको रिप्लाइज और रिस्पॉन्सेज दे देता है। तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा, ऑफकोर्स आप यूज़ करोगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा, बट इट विल बी गुड टू नो अबाउट समथिंग बिफोर एंड। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है कभी भी अगर किसी से बात करनी हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायल कपाड़िया मैम के बारे में, जिन्होंने हिस्ट्री बना दी। गोल्डन ग्लोब का उन्हें नॉमिनेट, ग्लोबल ग्लोब अवार्ड के लिए उनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए, यार कम ऑन व्हाट एम आई डूइंग, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने उनकी जो मूवी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उनके डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया मैम, तो उनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है बिकॉज ग्लोबल लेवल का ही अवार्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ने ये क्या कहते हैं पार्टनर किया है कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ। अब कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव आ जाती है और उसके अंदर आ जाती है कोऑपरेटिव सेक्टर्स में। अगर हम बात करेंगे किसके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं ना, अगर फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो है। अभी तो ये न्यूज़ पढ़ी भी नहीं, बट यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक मिनट, आई हैव टू स्नीज, जस्ट 1 मिनट। आई हेट दिस, आई हेट टू स्नीज, बट आई नहीं, ठीक ही नहीं आई, कोई बात नहीं। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ने कोलैबोरेट करने की बात की, पार्टनर करने की बात की कोऑपरेटिव्स के साथ। अब कोऑपरेटिव्स में आ जाती है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बेसिकली इन सोसाइटीज़ का बहुत वास्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ या फिर बहुत वास्ट रीच में बोलूँगा, क्योंकि ये बच्चों के एजुकेशन से लेकर न्यूट्रिशन से लेकर एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन देने के अलावा क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे काम करते हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो के साथ पार्टनर करके जन औषधि केंद्र जो है वो भी खोलने वाले हैं। ऑफकोर्स हमने कुछ टाइम पहले बात सुनी थी इसके बारे में, आई गेस इट हैज़ बिन अराउंड 1 ईयर आई वुड से, जब हमने बात सुनी थी कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन बोल रहे हैं कि 10,000 जो PACS हैं उनके थ्रू हम जन औषधि केंद्र खुलवाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उसका रीच लाना चाहते हैं। अभी तक अगर हम बात करी जाए तो अराउंड 2500 और भी ज़्यादा PACS जो है वो बने हैं, वो उनको परमिशन दी गई है और काफ़ी अच्छे अमाउंट, मतलब मोर देन आई गेस 14-15,000 मेरे ख्याल से अब हो गए होंगे जन औषधि केंद्र। क्योंकि नहीं सॉरी, PACS को बोला गया था कि 10,000 PACS को ये जन औषधि केंद्र खोलने हैं और उसके बाद इन्हेंस भी कर दिया गया था कि 12,000 PACS को ये खोलने हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो हमारे पास एक जो जन औषधि केंद्र है वो मॉरिशस में भी ओपन है। मॉरिशस की बात करी जाए तो मॉरिशस का अभी हमने देखा था कि FDI की जो हम बात कर रहे थे, तो पिछले शायद 2000 से लेकर अभी तक $1 ट्रिलियन की FDI इंडिया में आ चुकी है, जिसमें मॉरिशस का शेयर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर किसी का आता है तो वो सिंगापुर का है। तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। काफ़ी लंबी वीडियो जाती है, बातें बहुत आजकल करने लगा हूँ। डू लेट मी नो कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, ताकि हम उसको उसी तरीके से इन्हेंस कर पाए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई एम प्राउड ऑफ यू। मिलेंगे कल।